और शुरुआत करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। नक्सली लीडर के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में पापा राव के मारे जाने की भी खबर है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर भी है। और इसी खबर पर सहयोगी भरत दुर्गम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस इलाके पे मुठभेड़ की खबर बाहर निकल के आ रही थी, हालांकि 2 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। उसी इलाके पे एक खबर ये भी तैर रही थी कि पापा राव है, जो बड़े पद पे काबिज है, जिसका नाम बेहद सुर्खियों में रहा है और एक बड़ा लीडर कहा जाता है माओवादियों का, उसकी मारे जाने की भी खबर बाहर निकल के आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ देर के बाद जो अपडेट बाहर निकल के आई, ये बताया जा रहा है कि 2 माओवादियों को जिनको पुलिस के जवानों ने ढेर किया, उन माओवादियों में पापा राव नहीं है। दोनों माओवादियों की अगर बात की जाए, एक डिवीजन कमेटी के मेंबर है, डिवीसीएम कहा जाता है जैसे, डिवीजन कमेटी ऑफ मेंबर, और एक एसीएम के मारे जाने की खबर है, एसीएम अर्थात एरिया कमेटी ऑफ मेंबर। तो ये 2 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया था और उनका शव को बरामद किया था, जिनकी शिनाख्ती भी हो गई है लगभग। डिवीसीएम के पद पे एक काबिज है, दूसरा जो व्यक्ति है वो एसीएम के पद पे काबिज है। फिलहाल उस पूरे इलाके पे जो पुलिस के जवान है, मुस्तैदी से उनकी मौजूदगी है और लगातार जो सदन है उस पूरे इलाके से तेज कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से उस इलाके पे ऑपरेशन चलाया गया था, तो बड़े माओवादियों की मौजूदगी की खबर पुलिस के पास आई थी, जिसके तर्ज पे ही इतनी बड़ी ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। पूरी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर निकल के आ रही थी, उसमें पुलिस पूरी तरीके से गोपनीयता रखते हुए, ताकि किसी भी तरीके से गोपनीय भंग ना हो, जिसको पूरे ध्यान देते हुए पुलिस ने मॉनिटरिंग की, जाके 2 माओवादियों को पुलिस के जवान ने ढेर किया है। हालांकि कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा कितने माओवादी और है जो जिनको क्षति पहुंची है, क्या हालात बने हैं, कौन कौन सी वेपन उस इलाके से जो पुलिस ने बरामद किया है, ये कुछ समय के बाद अपडेट हो जाएगी। जी बिल्कुल, और आप भी पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। भरत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां ईरानी गैंग के सरगना राजू ईरानी की आज रिमांड खत्म होने वाली है और आज राजू ईरानी को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। रिमांड बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस कोर्ट में आवेदन लगा सकती है। अब ऐसे में राजू ईरानी की बढ़ सकती है रिमांड। 11 जनवरी को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था और उसके बाद 7 दिनों में पुलिस ने ईरानी गैंग के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की है। रिमांड के दौरान राजू ईरानी की तबीयत भी बिगड़ी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि डॉक्टर वहीं पर पहुंचे थे। तो आज अब फिर से पेशी होनी है। पुलिस आवेदन बढ़ाने की बात कह सकती है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी जब पेशी होगी कि क्या रिमांड बढ़ती है और क्या क्या खुलासे अभी तक हो पाए हैं, इस पर भी जो है जानकारी सामने आएगी। तो 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो चुकी है और ऐसे में राजू ईरानी को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंकित, क्या है जानकारी मामले को लेकर? यदि हम बात करें राजू ईरानी की, तो उसकी जो रिमांड की तारीख थी वो आज खत्म हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने जो है 17 तारीख तक पुलिस को रिमांड के लिए भेजा था। उसके बाद जो है लगातार हम बात कर रहे हैं कि राजू का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। देखने वाली बात होगी कि अब आज उसकी रिमांड खत्म हुई है, क्या उसे कोर्ट में पेश करते या उसे मेडिकल के लिए भेजा जाता है। लगातार एक सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जब राजू ईरानी से इस बारे में पूछताछ की जा रही थी तो लगातार वो अपने सवालों के जवाब देने से पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था। उसने कहा था कि 2017 के बाद से कोई अपराध मेरे पे पंजीबद्ध नहीं है। हालांकि लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसका स्वास्थ्य बिगड़ते देर उसको अमेठी अस्पताल में एडमिट करवाया है। हालांकि आज कोर्ट में पेश करने की तारीख है, क्योंकि आज जो है मजिस्ट्रेट फैसला आप सुनाएंगे इस पूरे केस को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की पूछताछ है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी कि वापस राजू ईरानी को पुलिस रिमांड मिलती है या फिर कोर्ट से उसको क्या फैसला मिलता है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या अभी भी लगातार तबीयत खराब ही चल रही है राजू ईरानी की? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो जो राजू ईरानी का स्वास्थ्य है वो लगातार खराब चल रहा है और अभी भी उसका जो है। चलिए ठीक है अंकित, आप भी पूरे मामले पर नजर आज बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर शहडोल से, जहां एक एक्स आर्मी मैन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। 2 अज्ञात बदमाशों ने रेलवे कर्मी को चाकू मारा है। वर्तमान में रेलवे TM3 में पदस्थ है घायल प्रहलाद और जो है
अस्पताल में फिलहाल प्रहलाद शर्मा का इलाज चल रहा है। रेलवे के पीडब्ल्यूडी स्टोर में नाइट ड्यूटी पर तैनात है और कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाशों पर मामला दर्ज किया गया। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या है पूरे मामले को लेकर जानकारी? देखिए, ये एक्स-मैन आर्मी थे जो आर्मी से रिटायर होने के बाद रेलवे में ड्यूटी कर रहे थे। अचानक यार्ड के पास ये ड्यूटी करते हैं, 2 व्यक्ति आते हैं और चाकू से हमला करके भाग जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या घटना हुई है। इसके बाद ये सीधे वहां के जो और कर्मचारी से देखते हैं, इनको अस्पताल भर्ती कराते हैं। पूरे मामले की शिकायत कोतवाली में की जाती है, इसकी पुलिस अब जांच कर रही है। बिल्कुल जांच कर रही है, लेकिन क्या कोई किसी से दुश्मनी, कभी कोई बहस, इस बारे में कुछ बताया हो इन्होंने? अभी 2 अज्ञात हैं, अभी इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं, ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी कौन थे, क्योंकि यार्ड जो सूना एरिया होता है वहाँ पे अक्सर लोग शराब पीते हैं, बैठते हैं। शायद ये घटना को अंजाम दिया हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। प्रहलाद की स्थिति कैसी बनी हुई है? अभी कितनी चोट आई है उन्हें? फिलहाल प्रहलाद के पेट में चोट लगी है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। चलिए ठीक है, अभी मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से एक्स आर्मी मैन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, एक के बाद एक बार किए गए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे स्टाफ से कहीं FIR हो गई है इसकी आपकी? हाँ, FIR हो गई है, बता रहे थे हमारे कोतवाली वाले। यहाँ रेलवे उसमें कहाँ? रेलवे थाना में? वो तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा, सिटी कोतवाली में हुई है, शहडोल में। हाँ। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप सागर से आपको बताते हैं। सागर में किन्नर जिहाद का आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन के दबाव को लेकर हंगामा हुआ। किन्नर रानी ठाकुर ने पुलिस को आवेदन सौंपा है। हिंदू संगठनों ने किन्नर रानी ठाकुर का समर्थन किया और वहीं किन्नर गुरु किरण नायक पर भी जिहाद का आरोप लगाया। नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, ये रानी ठाकुर की तरफ से कहा गया है। अब बधाई के पैसों से मदरसों में फंडिंग के आरोप भी उन्होंने लगाए। रानी ठाकुर ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, ये यहाँ कार्यालय में आए थे। इन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन में कुछ प्रताड़ित करने संबंधी तथ्य इनके द्वारा लेख किए गए हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। इसमें जांच करके विधिवत कार्रवाई उसमें कराएंगे। मैं आवेदन देने आई हूँ। मेरा इसलिए ये आवेदन देने आई हूँ कि कल मेरे शिष्य के साथ ये हादसा हो गया। मेरा शिष्य जो थी मोनाक अहरवार, उसने आत्महत्या कर लिया किरण बुआ के चक्कर में। और इसमें 4 और हैं, सलीम खान और क्या बोलते हैं नैना अहरवार और संतू अहरवार, ढोलक वाला है जो, और उसमें है मिलन राजा। ये सब 4-5 हैं उसके अंदर केस में शामिल हैं। मैं इसलिए आवेदन देने आई हूँ कि कल के दिन कोई घटना मुझे कुछ होता है, अगर शहर में तो मैं रह रही हूँ, ठीक है, इन लोगों ने अपने घर से तो मुझे भगा दिया। अगर मुझे कुछ शहर में कुछ होता है अच्छा बुरा, तो इसके जिम्मेदार यही 4-5 रहेंगे, किरण बुआ और क्या बोलते हैं नैना अहरवार, मिलन राजा, संतू और दूसरी बात ये क्या बोलते हैं सलीम खान। किस तरह की प्रताड़ना हो रही थी? ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो आप अपना। और जिले आगे बढ़ते हुए अब आपको अगली बड़ी खबर उज्जैन से बताते हैं, जहां नाबालिग को दी गई तालिबानी सजा। निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और इसका वीडियो भी बाकायदा वायरल किया गया। लड़की भगाने की आशंका के चलते ये सजा मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर अब फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है मामले को लेकर। तो देखिए, लड़की भगाने के शक में ये सब कारनामे किए गए। निर्वस्त्र होकर सड़क पर घुमाने की बात सामने आई है और इसका बाकायदा वीडियो भी वायरल किया गया। हालांकि पुलिस ने अब इस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों के खिलाफ 4 आरोपी ऐसे हैं जो पुलिस की हिरासत में भी आ चुके हैं और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए किस तरीके से निर्ममता से पूरे सड़क में निर्वस्त्र कर घुमाया गया है, कानून अपने हाथ में लिया गया है। अब ऐसे में 4 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल छानबीन फिलहाल पुलिस कर रही है। तो शक ये था कि लड़की भगाई गई है, हालांकि इसके पीछे सच्चाई क्या है ये आप पुलिस जांच में पता चलेगा। तो किस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो वायरल होने के आधार पर केस भी दर्ज किया गया और 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
तो देखिए ये वीडियो वही है जो फिलहाल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को बनाने के बाद वायरल भी किया गया और 4 लोग अभी तक पुलिस की जद में आ चुके हैं। और उधर उज्जैन में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें सीसीटीवी की वजह से ये पूरी वारदात हुई थी। उसी सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद भी हो गई। देखिए रिपोर्ट। दो पक्षों में अंधाधुंध चल रहे लाठी डंडे। मारपीट की जड़ में है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। जिस सीसीटीवी की वजह से ये पूरी वारदात हुई, उसी सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। इस मारपीट की घटना में किसी का सिर फूटा तो किसी का पैर। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों से करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल सागर के परकोटा इलाके में रहने वाले बादशाह मिस्त्री और पड़ोस में रहने वाले अख्तर अली के परिवार में काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवार के बीच फिर विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे चले और तलवारें भी निकल आईं। बताया जा रहा है कि अख्तर अली और उनके परिवार के लोग जुआ, सट्टा, अवैध शराब का काम करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। विरोध करने पर आए दिन विवाद करते हैं, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा था, जिसे अख्तर अली और उसके परिवार के लोगों ने विवाद करते हुए कैमरे तोड़ने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने हमला कर दिया। फिलहाल विवाद की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी और दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई में जुट गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अगली खबर विदिशा से। विदिशा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। 4,400 करोड़ की 8 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्थानीय सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, क्या है जानकारी, कब ये सौगात मिलने वाली है विदिशा को? देखिए बिल्कुल, विदिशा जिले में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में, साथ ही स्थानीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर कई सड़कों के लोकार्पण होने वाले हैं और लगभग 4400 करोड़ रुपए की सौगात विदिशा जिले को मिलने वाली है। इसके अलावा DTC यानी कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, जो मध्य प्रदेश में पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, वो विदिशा से उसकी शुरुआत होने वाली है। तो बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत लोगों को अब लाइसेंस और तमाम फिटनेस की जो सुविधा है वो आसानी से मुहैया कराई जा सकेंगी। ऐसी तमाम वो सौगातें हैं वो विदिशा जिले से जो मिलने वाली हैं। और हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में और भी कई घोषणाएं यहाँ से हो, उसकी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन करोड़ों रुपए की सौगात आज विदिशा जिले को मिलने वाली है। तो काफी भीड़ भी होगी इस दौरान, कितने लोग लगभग शामिल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, विदिशा जिले के आसपास के सागर और रायसेन और तमाम उन जिलों से भी लोगों का आना सुबह से शुरू हो गया है। यहाँ पर एक बड़े रोड शो की तैयारी की गई है। पूरे विदिशा शहर को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जारी है। दूर दराज के कई जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं और तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है सुरेंद्र, आप भी नजर बनाए रखिएगा पूरे कार्यक्रम पर। बहुत धन्यवाद आपका।
और उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंदौर दौरा है। राहुल गांधी पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके हैं। भागीरथपुरा के पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। पीड़ित समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे। पीड़ितों की समस्याओं को यहां पर राहुल गांधी प्रत्यक्ष रूप से सुनेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। पीड़ितों के बच्चों से भी मुलाकात वो करने वाले हैं, यानी राहुल गांधी पीड़ितों के बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का ये दौरा है इंदौर का। और ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ कितनी उमड़ी उन्हें लेने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अब कहा जा रहा है कि भागीरथपुरा के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बच्चों से मुलाकात करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर राहुल गांधी। तो देखिए ये तस्वीरें जब एयरपोर्ट पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंदौर दौरा ये है। कहा जा रहा है कि भागीरथपुरा के जो पीड़ित हैं उनके बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे यहाँ पर राहुल गांधी। और ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, उनके स्वागत के लिए पहुंचे, उन्हें रिसीव करने पहुंचे। और उसी दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इस मामले में आपको अपडेट भी हम देंगे कि किस तरीके से जब भागीरथपुरा के पीड़ितों से मुलाकात की राहुल गांधी ने, क्या कुछ उनकी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने जाना, कैसे हालचाल उन्होंने उनसे बातचीत की, वो सभी भी आपको बताएंगे। उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल, SC/ST महिलाओं को लेकर विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। फूल सिंह बरैया ने दुष्कर्म को लेकर विवादित तर्क दिया है और धर्म ग्रंथ की वजह से SC/ST महिलाओं से इस तरीके के दुष्कर्म किए जाते हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये विवादित बोल के चक्कर में अब वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने दुष्कर्म को धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया है। ब्राह्मण समाज और बीजेपी ने की बयान की घोर निंदा। ऐसे में बरैया ने SC/ST जनप्रतिनिधियों पर भी विवादित बयान दिया। SC/ST जनप्रतिनिधियों की तुलना जानवर से उन्होंने कर दी। अब बरैया ने आदिवासियों को भी हिंदू न बनने की सलाह दी। सवर्ण समुदायों के खिलाफ भी बरैया ने विवादित टिप्पणी की थी। तो एक के बाद एक विवादित टिप्पणियों के चलते अब ये हाईलाइट हो चले हैं। और SC/ST महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म कभी होते हैं उसे इन्होंने धर्म ग्रंथों से जोड़ा है। तो ऐसे में अब ये खुद ही अपने बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने घोर निंदा इसकी की है, ब्राह्मण समाज भी इसकी घोर निंदा कर रहा है। इस तरीके के बेतुके बयान को लेकर अब वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले भी हालांकि कई ऐसे विवादित बयान इन्होंने दिए थे। कितना नीच बुद्धि का यह प्राणी है, कितना कुबुद्धि है, कितना इसका चरित्र का चित्रण देखो आप। यह राजनीति कर रहा है, राजनीति समाज के लोगों से होती है। वह किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कि किस भाषा और किस घृणित भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप सोचो, आप समझो कि इस तरह के व्यक्तियों को क्या राजनीति करने का हक है। और मैं फूल सिंह बरैया से यह पूछना चाहता हूं कि कौन से ग्रंथ में, कौन से अध्याय में तुमने ये पढ़ लिया है, ये जो भाषा का उच्चारण कर रहे हो, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? तुम्हारा कहने का अभिप्राय क्या है कि ग्रंथ के जो रचयिता हैं उनके द्वारा यह लिखा गया है? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज फूल सिंह बरैया के इस दिए हुए वक्तव्य की घोर निंदा करता है। और मैं पूरे संपूर्ण समाज से यह निवेदन करूंगा, और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कि ऐसे नीच बुद्धि, ऐसे घृणित विचारधारा की व्यक्ति को तत्काल पार्टी से निकालकर बाहर करो, अन्यथा आने वाले समय में तुम्हारे कांग्रेस पार्टी की भी नैया डुबाएगा। और उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी नेता श्याम साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी जन्मतिथि में हेरफेर का मुद्दा उठाया है। साहू ने मीडिया के सामने 2 दस्तावेज दिखाए जिसमें जीतू पटवारी की जन्मतिथि में हेरफेर होने की बात कही है। बीजेपी नेता श्याम साहू ने कहा कि 10वीं की मार्कशीट और दूसरा विधानसभा में दर्ज की गई उनकी जन्मतिथि के दस्तावेज मीडिया के सामने दिखाए हैं। देखिए मीडिया के सामने 2 दस्तावेज पेश किए गए हैं। जीतू पटवारी की जन्मतिथि को लेकर अब बवाल मच गया है, तमाम टिप्पणियां इसको लेकर की जा रही हैं। तो बीजेपी नेता श्याम साहू ने ये सवाल उठाए हैं। 2 दस्तावेज उनकी तरफ से पेश किए गए जिसकी फोटो अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। तो देखिए जन्मतिथि में हेरफेर की बात का दावा करते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। अब मीडिया के सामने उन्होंने 2 दस्तावेज पेश किए जिसमें उन्होंने कहा कि जन्मतिथि में किस तरीके से हेरफेर किया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए समझे, ये आरोप उन्होंने लगाया। जो अपने PCC अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, जो बड़े अच्छे बड़े पद पर हैं,
और उनने जन्म तारीख को 2 साल का लगभग गैप देके अलग अलग जगह जानकारियाँ दी। उनका जो 10वीं की जो मार्कशीट है उनमें उनका जन्म है 19 जनवरी 1973। हाँ, 19 जनवरी 1973, 25 जनवरी 1973 10वीं की मार्कशीट। उससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जन्म तारीख को 10वीं की मार्कशीट को मान्यता मानते हैं। और निवाड़ी से अगली बड़ी खबर, जहां निवाड़ी जिले के स्कूलों में मिड डे मील में घोटाला सामने आया है। बच्चों को परोसा जा रहा घटिया भोजन। 160 बच्चों के लिए सिर्फ 2 किलो आलू परोस रहे हैं। अब आधा किलो दाल में खाते हैं 160 बच्चे खाना। नगर परिषद अध्यक्ष नीलू खटीक ने निरीक्षण किया है मामले को लेकर। सीएमओ महमूद हसन के निरीक्षण का वीडियो वायरल हुआ है। अब वीडियो में थाली लेकर खुद सीएमओ मौजूद दिखे और निरीक्षण करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी खबर पर सहयोगी सुधीर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ मामला सामने आया है, कैसे घोटाला किया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बता दें निवाड़ी जिले में शिक्षा विभाग की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और कहीं शिक्षा विभाग जो है हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। ताजा मामला निवाड़ी के बिंदपुरा स्कूल का है, जहां मिड डे मील भोजन में शुद्ध आप देख सकते हैं किस तरह से धांधली की जा रही है। क्योंकि ये मामला बिंदपुरा का है। पृथ्वीपुर नगर परिषद के बिंदपुरा गांव में जो माध्यमिक स्कूल है वहां पर सीएमओ और नगर परिषद के अध्यक्ष नीलू केशव खटीक वहां पहुंची हुई थी। जब ग्रामीणों ने शिकायत की कि स्कूल में जो मिड डे मील है वो सही तरीके से वितरित नहीं हो रहा और उसमें धांधली चल रही है, तो सीएमओ और जो नगर पालिका की अध्यक्ष है नीलू खटीक वो स्कूल पहुंचती हैं, जहां पर ग्रामीण भी पहुंचते हैं। और जब वो मध्याह्न भोजन को चेक करते हैं तो वहां पे स्पष्ट उसमें दिखाई दे रहा है कि 160 बच्चों के लिए सिर्फ 2 किलो आलू की सब्जी और आधा किलो दाल ही बनाई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर जब सीएमओ से पूछा गया तो उनका कहना था कि चूंकि स्कूल में बच्चों की संख्या कम है उस हिसाब से ये भोजन बना है। लेकिन कहीं ना कहीं मामले को लेकर सीएमओ लीपापोती करते हुए दिखाई दे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये पहला मामला बिंदपुरा का नहीं है। इससे पहले सीएम राइज में भी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं बांटा गया। इसकी भी शिकायतें जो मध्याह्न भोजन प्रभारी हैं जिले के उनसे की गई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद भी तमाम शिकायतें जो मिड डे मील है उसको लेकर लगातार बिल्कुल सुधीर, और जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर बच्चों के हक को कौन इस तरीके से छीन रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर उमरिया से, आप जहां करंट लगने से बाघ की मौत हुई है। पटपुरा गांव के खेरवा हार में उसे करंट लगा है बाघ को। भूतपूर्व टीआई के खेत में फेंसिंग तार था और फेंसिंग में करंट के चपेट में ये बाघ आ गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर वन अमला पहुंचा। मौत के करीब 24 घंटे बाद पता चला कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दिनेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या है मामले को लेकर जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले के कुटपुरा गांव के एक खेत में मतलब कि जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए जो बोई हुई फसल है उसको सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग तार की गई थी। उसमें करंट दौड़ाया गया था, इलेक्ट्रिक करंट था, जिसमें बाघ की फंसने से मौत हो गई है। करंट लगने से बाघ की मौत हुई है। वहीं बाघ की मौत के लगभग 24 घंटे बाद स्थानीय जनों की सूचना पर वन अमले को इसकी जानकारी मिली है, मौके पर पहुंचा है। हालांकि बाघ के सभी अंग सुरक्षित है, नाखून दांत सब कुछ है उसके पास और कहीं कोई अंगों की चोरी नहीं हुई है। लेकिन कहना यह है कि वन विभाग का इतना लंबा चौड़ा जो अमला है मॉनिटरिंग करने के लिए, जो मोटी तनख्वाह लेता है, उसको मरने के 24 घंटे के बाद, बाघ के मरने के 24 घंटे के बाद वन अमले को पता चलता है, वो भी ग्रामवासियों की सूचना पर। तो इनकी जो मॉनिटरिंग टीम है पता नहीं क्या करती रहती है और कोई भी सर्चिंग या कुछ ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है जंगल में, जिसकी वजह से वन्य जीव सुरक्षित रह सके। और आए दिन करंट की चपेट में आने से वन्य जीवों की मौत हो रही है। जी, यानी दिनेश, ये कहा जा सकता है कि ये जो मामला है ये महज एक हादसा है, क्योंकि जो सुरक्षा के लिए तार लगाए गए थे उसी में फंसकर बाघ की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जानवरों का इतना खतरा है, अगर ये विचरण कर रहा होगा इस इलाके में, इसीलिए चपेट में आया। खैर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।